हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़ उन फैक्टर्स को डिस्कस करने लगे हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी यानी एंजाइम का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो आइए जनाब देखते हैं उन फैक्टर्स को। देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटीज एंड सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ फैक्टर ये हैं। नंबर 1, टेम्परेचर। यहाँ पहले देख लेते हैं। मैंने आपके लिए चार्ट में आसानी से याद करने के लिए सिंपली एक फार्मूला बनाया है। ठीक है जी। एंजाइम एक्टिविटीज़ को मुतासर करने में सबसे पहले टेम्परेचर का किरदार होता है, उसके बाद पीएच, पीएच यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कितनी ज़्यादा है, एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कितने ज़्यादा है, इसके अलावा को फैक्टर और इनहिबिटर्स। को फैक्टर तेज करते हैं, इनहिबिटर रोकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन, रेडिएशन भी एंजाइम एक्टिविटीज को मुतासर करती हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटीज आर आल्सो इंक्रीज। याद रखिएगा कि जैसे ही टेम्परेचर किसी भी चीज का हम बढ़ाते हैं तो उसकी एंजाइम एक्टिविटीज भी ज्यादा हो जाती हैं, यानी एंजाइम एक्टिविटीज भी उसके साथ बढ़ती हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं जी। बिकॉज टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि जैसे ही हम ज़्यादा ताकत लगाते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो वो जो रिएक्शन हो रहा होता है वो उसकी एंजाइम की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो उसको कम कर देता है। जो ज़्यादा एनर्जी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्शन की जो बुनियादी एनर्जी होती है, रिएक्शन स्टार्ट करने की जो बुनियादी एनर्जी है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, वो कम हो जाती है। अच्छा जी, एनर्जी कम हो जाती है एंड देयर आर द रेंजेस ऑफ टेम्परेचर। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाती है एंजाइम्स की, और इसके लिए तीन तरह की रेंजेस हैं टेम्परेचर के लिए। पहली है जनाब मिनिमम टेम्परेचर, दूसरी है ऑप्टिमम टेम्परेचर, तीसरी है मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर वो होता है जो एटलीस्ट मैंने कहा कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, और इसे एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर जो रिएक्शन होता है, एंजाइम का जो एक्शन होता है वो कम से कम होता है, यानी स्लो, सबसे स्लो होता है, आप यूं कह लें। उसके बाद हो जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम वो टेम्परेचर है जहां पहुंचकर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, जो ऑप्टिमम पे पहुंचता है तो वहां जो एक्टिविटीज होती हैं एंजाइम की वो मैक्सिमम होती है, यानी सबसे बेहतरीन काम एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पर करते हैं। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर सब एंजाइम के लिए सेम नहीं होता। डिफरेंट एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक मेमेलियन सेल के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 40 से लेकर 45 तक हो सकता है, यानी 40 से 45 जो है, 45 के बाद वो एंजाइम इवन काम छोड़ ही देते हैं। तो मेमेलियन सेल के अंदर अगर यूं कहा जाए कि 37 से लेकर 40 तक या 35 टू 40 ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पर के एंजाइम बेस्ट एक्टिविटीज करते हैं, तो गलत ना होगा। इसी तरह से अगर हम आर्कटिक स्नो में पाए जाने वाला एक फ्ली है, अंटार्कटिका के अंदर पाए जाने वाला एक छोटा मच्छर है, फ्ली है, उसको अगर हम देखें तो उसकी बॉडी के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम एक्टिविटीज के लिए वो -10 होता है। तो यहाँ कहाँ 40 और कहाँ -10। ठीक है जी। इसी तरह से एक थर्मस एक्वेटेस बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, अगर उसकी बॉडी के लिए हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो 90 होती है। तो यहां जरा देख लें, जैसे ही मिनिमम से टेम्परेचर ऊपर ऑप्टिमम की तरफ जाता है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, लेकिन जो ही ऑप्टिमम के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर आता है तो एक्टिविटीज वापस डाउन होने लगती हैं, और इवन 50 या 45 के बाद टेम्परेचर गिर कर एंजाइम बिल्कुल एक्टिविटीज छोड़ देते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है उनकी, और वो काम इवन छोड़ देते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद। पीएच की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आइंस। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो इससे भी टेम्परेचर की तरह पीएच भी जो है वो अफेक्ट करती है। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि हाई पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो लो पीएच पे काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं उनकी जो वर्किंग की पीएच होती है वो 6 to 8 होती है, यानी ऑलमोस्ट न्यूट्रल। 6 to 8 का मतलब होता है न्यूट्रल में। कुछ एंजाइम बहुत अच्छा काम करते हैं,
लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो बेसिक में काम करते हैं, मसलन 8 से ऊपर काम करते हैं। इनमें मैंने एक एंजाइम लिखा है आपके पास, लाइक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारी आंतों में पाया जाता है, छोटी आंत में होता है, और ये पीएच से ऊपर काम कर सकता है, यानी बेस कंडीशन में काम करता है। इसको अगर एसिड में डाला जाए तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पेप्सिन और प्रोटीज़ की बात करें जो कि स्टमक में होते हैं, तो वो उनको pH 2 और pH 1 चाहिए, इतनी एसिडिक pH चाहिए जिस पर वो काम अच्छा करते हैं। जितनी हाई pH होगी, हाई और लो pH दोनों जो है, यानी वो एंजाइम एक्टिविटीज को मुतासर करती हैं। और बहुत ही हाई pH अगर हो जाए तो वो बहुत हाई टेम्परेचर की तरह एंजाइम की एक्टिविटीज को डिनेचर कर देती है, बिल्कुल जीरो कर देती है, एंजाइम को तबाह कर देती है, उनके शक्ल बिगाड़ देती है। तो ये है जनाब pH। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। डेफिनेटली जितना हम एंजाइम्स को बढ़ाते जाएंगे, pH एंजाइम की एक्टिविटीज भी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि मोर एक्टिव साइट्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल होंगी और उसमें ज़्यादा एक्टिव साइट आकर फिट होते रहेंगे। लेकिन उस वक्त तक ये होता रहेगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए। जब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, जिसके अंदर के सारी की सारी सबस्ट्रेट जो हैं वो एंजाइम में लग जाएंगी, उसके बाद अगर हम एंजाइम्स को मजीद बढ़ाएं, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, तो फायदा नहीं होगा, वो रिएक्शन को तेज नहीं करेगा, क्योंकि अब सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है, तो एंजाइम कैसे तेज होगा। तो इसके लिए भी एक ऑप्टिमम पोजीशन है एंजाइम कंसंट्रेशन के लिए भी बढ़ाने के लिए नॉर्मली, क्योंकि एंजाइम के साथ साथ जो है वो एंजाइम कंसंट्रेशन के बढ़ाने के साथ साथ उसकी एक्टिविटीज भी बढ़ती जाती हैं। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करते हैं। बिल्कुल एंजाइम की तरह जब हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते रहेंगे तो एंजाइम को इजीली सबस्ट्रेट मिलते रहेंगे और रिएक्शन किसी हद तक तेज हो जाएगा। लेकिन ये भी एक ऑप्टिमम पॉइंट तक है। ऑप्टिमम पॉइंट के बाद जब एंजाइम भी अवेलेबल नहीं है, एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो सारी फिल हो चुकी हैं, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर सबस्ट्रेट ऐड करने से रिएक्शन तेज नहीं होगा, बल्कि वो और एंजाइम्स की एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करेगा और स्लो डाउन हो जाएगा। पांचवें नंबर पर जो बात है जनाब वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स वो चीजें हैं जो एंजाइम की मदद करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करने में। तो जैसे ही हम कोफैक्टर्स ऐड करेंगे, और कोफैक्टर्स में हमारे पास जो खास चीजें हैं वो जैसे मेटालिक एक्टिवेटर्स हैं, इसी तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे जो कोफैक्टर कहलाते हैं, ये एंजाइम की एक्टिविटीज को तेज करते हैं। अगर इन्हें भी ऐड किया जाए तो ये तेज करते हैं। लेकिन एक और चीज है जिसे इनहिबिटर कहते हैं, इनहिबिटर अगर ऐड किए जाए तो वो एंजाइम की एक्टिविटीज को कम कर देंगे। तो इसका मतलब है कि कोफैक्टर्स में खास तौर पर कोएंजाइम्स और इनहिबिटर्स जो हैं वो दोनों एंजाइम की एक्टिविटीज के ऊपर इफेक्ट रखते हैं। आखिरी चीज है जनाब रेडिएशन। रेडिएशन जब किसी भी प्रोटीन में से गुजरता है तो वो उसकी एक्टिव साइट को, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट को डिस्टर्ब कर देती है, बिगाड़ देती है, और वो बढ़ाती नहीं है बल्कि एंजाइम का जो रिएक्शन है उसको कम कर देती है। इस तरह मसलन अल्ट्रावायलेंट रेज हैं, अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं, ये सारी की सारी जो है वो अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन की शेप को चेंज करती हैं, और प्रोटीन की शेप को चेंज करने से क्या होता है कि इनके अंदर एंजाइम का जो रिएक्शन है वो तेज होने के बजाय कम हो जाता है। तो जनाब इस तरह से हमने देख लिया, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन तेज होता है, पीएच से कुछ का तेज होता है, कुछ का कम होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से तेज होता है लेकिन एक खास लेवल तक, एंजाइम कंसंट्रेशन से भी तेज होता है लेकिन एक खास लेवल तक, कोफैक्टर्स तेज करते हैं, इनहिबिटर्स स्लो करते हैं, और रेडिएशन जो है वो नुकसान करती हैं, स्लो करती हैं। होप आपके लिए ये लेक्चर फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।